नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की विज्ञान भारती थर्ड अभ्यास कार्य पुस्तिका के हल की। और हमारे सामने है इकाई 3 जिसका नाम है परमाणु की संरचना। और यहाँ पर विकल्पी प्रश्न आए हुए हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छाट करके अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखिए। सबसे पहले कह रहे हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। एक में लिखा है प्रोटियम, एक में ड्यूटीरियम, एक में ट्राइटियम और एक में लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी। तो भाई आपको बताना चाहते हैं कि हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं वो होते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तीनों ही उत्तर पूरी तरीके से सही हैं। तो यहाँ पर हम लोग विकल्प लगाएंगे उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमने टिक कर दिया उपरोक्त सभी। और प्रोटियम का फार्मूला होता है 1H1, ड्यूटीरियम का होता है 1H2 और ट्राइटियम का होता है 1H3। ठीक है। अगला है खा नंबर, किसी परमाणु का धनावेशित कण कौन सा होता है। तो भाई प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित कण होता है। अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन ये कैसा कण होता है, ये होता है विद्युत उदासीन। और इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है, ये होता है आपका ऋणावेशित कण। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आया कि जो प्रोटॉन है वो धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है। अब फिर आगे चलेंगे। कह रहे हैं कि HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl का मतलब है हाइड्रोजन क्लोराइड। कह रहे हैं HCl में क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी। अगर हम HCl का फार्मूला आप सही से इसको डिकम्पोज करें, तोड़ें, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो है आपकी +1 और जो क्लोरीन की संयोजकता है वो है आपकी -1। तो यहाँ पर माइनस तो लगा नहीं है। तो इस आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि जो HCl में क्लोरीन की संयोजकता है वो आपकी रहेगी 1। अगला सवाल है कि एक विद्युत उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो परमाणु कैसा होगा। भाई ध्यान रखिएगा, जब विद्युत उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो जो परमाणु होता है तो वो हो जाता है हमारा, जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो हमारा धनावेशित हो जाता है। ठीक है। क्यों धनावेशित हो जाता है, क्योंकि जब वो उदासीन होता है तो उसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। कहने का मतलब ये है कि धनावेशियों और ऋणावेशियों की संख्या बराबर होती है। और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो जाती है। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में जो परमाणु है वो कैसा हो जाता है, आपका धनावेशित हो जाता है। आगे चलेंगे। न्यूट्रॉन कैसा होता है, धनावेशित, ऋणावेशित या विद्युत उदासीन। तो आपको बताया गया है धनावेशित होता है प्रोटॉन, ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन और विद्युत उदासीन होता है न्यूट्रॉन। तो विकल्प 7 सही रहेगा। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल में कौन सा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, बीटा कण प्रकीर्णन प्रयोग, गामा कण प्रकीर्णन प्रयोग या डेल्टा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो भाई आपको पता होना चाहिए रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल में एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था। अगला सवाल है आपका, कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान में की पूर्ति करिए। किसी पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है। आपको बताना है कि जैसे कोई पदार्थ है तो उसकी मूलभूत इकाई क्या है। आपका क्या सोचना है कि मूलभूत इकाई अणु है कि परमाणु है। आप थोड़ा सा विचार करिए, मैं भी आपके लिए उत्तर लेकर के आता हूँ। देखिए, किसी पदार्थ की जो मूलभूत इकाई होती है वो होती है हमारी परमाणु। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर भरेंगे परमाणु। यहाँ पर लिख दिया आपका परमाणु। इसके बाद आगे चलेंगे। अगला है आपका इलेक्ट्रॉन खाली जगह आवेशित कण होता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। ठीक है। चलिए भाई आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम सुधार करेंगे। यहाँ पर केवल हम ऋण लिख देंगे, आवेशित शब्द आगे लगा हुआ है। आगे देखते हैं हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिल करके खाली जगह का एक अणु बनाता है। तो भाई हाइड्रोजन का परमाणु क्लोरीन के परमाणु से जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है जिसका फार्मूला होता है HCl। ठीक है। और यहाँ पर हम इसका नाम भी लिखे दे रहे हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी रहे। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की
खाली जगह संख्या कहलाती है। भाई जब प्रोटॉनों की संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या जुड़ जाती है तो वो कहलाती है उस परमाणु की कौन सी संख्या? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा द्रव्यमान संख्या, और कहा जाता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला है अंक नंबर, परमाणु का संपूर्ण धनावेश खाली जगह में उपस्थित रहता है। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश है वो कहाँ पर उपस्थित रहता है? नाभिक में उपस्थित रहता है। तो उत्तर रहेगा नाभिक। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। ठीक है, आपको पता है कि रसायन विज्ञान में प्रत्येक तत्व का एक संकेत होता है। सबसे पहले कह रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत होता है कैपिटल O। सोडियम, इसका संकेत होता है Na। कैल्शियम संकेत होता है आपका Ca। सिलिकॉन संकेत होता है आपका Si। और क्लोरीन संकेत होता है आपका Cl। अब है आपका स्तंभ का स्तंभ खा से सही मिलान कीजिए। स्तंभ का में क्या क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। भाई देखिए, स्तंभ खा में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। तो भाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग मिलवा देंगे जे थॉमसन से। आगे चलेंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की थी हमारी गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड नहीं, ध्यान रखिएगा, गोल्डस्टीन ने। तो यहाँ पर प्रोटॉन को हम गोल्डस्टीन से मिलाएंगे। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो न्यूट्रॉन को हम जेम्स चैडविक से मिलाएंगे। नाभिकीय मॉडल ये किसने दिया था? ये हमारा दिया था रदरफोर्ड ने। तो इसको यहाँ पर मिलाएंगे। परमाणु की स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ये किसने बताया था? ये हमें बताया था नील्स बोर ने। तो यहाँ पर हम नील्स बोर को मिला देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ऐसे सारणी को पूर्ण करना है। कह रहे हैं कि आपको तत्व दिया गया है, तत्व का कहीं कहीं परमाणु क्रमांक दिया गया है, कहीं कहीं परमाणु भार दिया गया है, और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, कहीं कहीं प्रोटॉनों की दी गई है, और कहीं कहीं न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि सही उत्तर छाड़ करके सही उत्तर आप भरिए। चलिए हम रेडी हैं करने के लिए। आप कैसे क्या करते हैं जा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा तत्व दिया गया है वो है कार्बन। कार्बन का प्रतीक होता है आपका C। आप कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार है 12। तो भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई आपकी? ये हो गई 6। और प्रोटॉनों की संख्या भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो ये भी हो गई 6। और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या को घटा करके प्राप्त होती है। तो 12 में 6 घटा देंगे तो कितना आएगा? 6। इसी तरीके से सल्फर, इसका प्रतीक होता है आपका S। परमाणु क्रमांक है 8, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8, प्रोटॉनों की संख्या होगी आपकी 8, और न्यूट्रॉनों की संख्या लिखी हुई है 8। और आपसे कह रहा है परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देंगे तो 8 और 8 कितना हो गया आपका? 16। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 16। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक होता है कैपिटल K। देखिए भाई, पोटेशियम में जो हमें दिया गया है कि परमाणु क्रमांक मालूम नहीं है, परमाणु द्रव्यमान मालूम है 39, न्यूट्रॉनों की संख्या मालूम है 20। इस आधार पर परमाणु द्रव्यमान में न्यूट्रॉनों की संख्या को घटा देंगे तो प्रोटॉनों की संख्या आ जाएगी, और वो कितनी होगी? 19। और इस आधार पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 19, और परमाणु क्रमांक भी होगा 19। इसके बाद अगला तत्व है सोडियम। सोडियम का फार्मूला होता है Na। सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 23, प्रोटॉनों की संख्या है आपकी 11। तो इस आधार पर जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या को घटा के मिलेगी। तो 23 - 11, और ये हो जाएगी आपकी 12। और न्यूट्रॉनों की संख्या Z = P = E। इस आधार पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भी हो जाएगी आपकी 11, और परमाणु क्रमांक भी हो जाएगा आपका 11। अगला है आपका निम्नलिखित परमाणु के आयनों का, कह रहे हैं कि निम्नलिखित परमाणुओं के आयनों का रेखा चित्र पूर्ण कीजिए। ठीक है, अब Na+ क्या होगा? Na+ ये होगा कि जब बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन जो है हट जाता है ऐसी स्थिति में, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, और
अब हम ऐसा चित्र बनाएंगे जिसमें हमारा 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो देखिए यहाँ पर हमारा थोड़ा सा कला कम अच्छी है, तो हम ये एक गोला बनाएं। ये हो गया हमारा नाभिक। इसके बाद ये हमारी पहली कक्षा है, फिर हमारी ये दूसरी कक्षा है, और इसी तरीके से हमारी ये तीसरी कक्षा है। 3 कक्षाएं हो गई। थोड़ा सा चित्र कम अच्छा बन पा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप एडजस्ट करेंगे। नाभिक के अंदर क्या है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। इसके बाद दूसरी कक्षा में कितने, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है। अब ये जो बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन था वो जा चुका है। तो अगर आप चाहें तो बाहरी कक्षा बनाएं, और अगर ना चाहें तो बाहरी कक्षा को मिटा दें। मुझे उम्मीद है कि सोडियम आयन का जो रेखा चित्र है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, अब आपका है ऑक्सीजन आयन का। तो भाई ऑक्सीजन आयन में लिखा है O-। इसका मतलब ये कि इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी कितने हैं आपके, 3 3 6 2 8। बाहरी कक्षा में 2 और हो जाएंगे, तो बाहरी कक्षा जो अभी अपूर्ण थी इसमें थे 6, उसमें हो जाएंगे आपके 8। तो सबसे पहले तो ये हमारा नाभिक है, ये हमारा हो गया आपका नाभिक। इसके बाद ये हमारी हो गई आपकी पहली कक्षा, और ये हो गई हमारी दूसरी कक्षा। ठीक है। चलिए, अब पहली कक्षा में नियमानुसार कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। और जो दूसरी कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, अभी कितने, 6। 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7, और ये हो गया आपका 8। इस तरीके से ऑक्सीजन आयन की जो बाहरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी, 2 बढ़ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि एक जो छोटा सा प्रयास था, एक्सरसाइज 3 अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान भारती 3rd, वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसे एंजॉय किया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।